नमस्कार साथियों, मैं पवन पारासर आपका स्वागत करता हूं। जो पॉलिटी की सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें हम मूल अधिकार उसे आगे बढ़ाते हैं। और हम लास्ट में जो क्लास में पढ़ रहे थे वो अनुच्छेद 15 पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? 15। इससे पहले हमने 12 पढ़ा, 13 पढ़ा, 14 पढ़ा। हमने 12 में राज्य की परिभाषा पढ़ी। क्या पढ़ी? राज्य की परिभाषा कि राज्य क्या होता है, क्योंकि राज्य बार बार वर्ड आता है। तो राज्य में हमने देखा केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय संस्थाएं। और ये क्या है कि बहुत व्यापक शब्द है और इसमें वो सभी संस्थाएं आती हैं, स्थानीय संस्थाएं, या जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हो या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो, या कोई कंपनी है या कोई भी है जो नियम बना सके और उसको लागू करवाने के अधिकार शक्तियाँ रखती है, वो भी राज्य के अंतर्गत आता है। तो राज्य एक बहुत बड़ा व्यापक शब्द है। इसके बाद हमने अगला अनुच्छेद देखा 14। तो 14 है विधि के समक्ष समानता। देखो 14 में अगर आपसे कोई पूछता है कि संविधान में विधि के शासन का उल्लेख कहाँ कर रखा है, तो देखो विधि के शासन का उल्लेख जो है वो कैसे, ऐसे तो कहीं नहीं है कि भारत में विधि का शासन होगा। परंतु 14 क्या कहता है? 14 कहता है कि विधि के सामने सभी समान होंगे, कोई विधि से ऊपर नहीं होगा। भारत में विधि ही सर्वोच्च होगी। क्या होगी? सर्वोच्च। इसका मतलब सीधा सीधा है कि भारत में किसकी बात हो रही है? विधि के शासन की बात हो रही है। विधि क्या होगी? सर्वोच्च होगी। यानी व्यक्ति के स्थान पर विधि के शासन की बात की गई है। देखो व्यक्ति का क्या स्थान होता है कि व्यक्ति अपने विवेक से निर्णय ले कि इसे क्या दंड दें, क्या दंड नहीं दें। ये होता है व्यक्ति का शासन। विधि का शासन वो होता है कि विधि के अंतर्गत या संविधान के अंतर्गत उल्लेख होता है कि इसको किस आधार पर क्या दंड देना है, कितना देना है, क्या क्या होता है। ये सारा जहां विधि में उल्लेख होता है उसे विधि का शासन कहते हैं। अब हमने अनुच्छेद पढ़ रहे थे 15। तो हमने देखा था 15 में जो 5 आधार बताए गए हैं। 15 में कितने आधार बताए गए हैं? 5। अनुच्छेद 15 पढ़ा जिसमें लिखा धर्म, मूल वंश, धर्म, मूल वंश और जाति, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमने पढ़ा। क्या पढ़ा? जाति, धर्म, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो कितने आधार है? 5। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमने अनुच्छेद 15 में पढ़ा कि ये 5 आधारों पर, केवल ये 5 आधार है, इनके अलावा कोई आधार हो सकता है जिसके आधार पर भेद किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 15 में पढ़ा कि इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर हमने देखा 15(1) में कह रहा है कि इन आधारों पर कौन भेदभाव नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यानी राज्य कोई सेवा दे रहा है या कुछ काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है राज्य, तो राज्य इन 5 आधारों पर क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। कौन? राज्य। ठीक है साहब, हमने ये देखा राज्य नहीं करेगा। 15(2) में देखा हमने 15(2) में कि कोई नागरिक नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? कोई नागरिक क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। कहाँ नहीं करेगा? वो हमने देखा 15(2) का में नागरिक कहाँ नहीं करेगा। तो 15(2) में देखा पहले साहब 15(2) तो कहाँ नहीं करेगा। देखो साहब, तो हमने देखा कि जो हमारे होटल होते हैं, क्या होते हैं? होटल होते हैं, वहाँ नहीं करेगा। जैसे नागरिक, भाई नागरिक क्या खोलते हैं? दुकान खोलते हैं। क्या खोलते हैं? दुकान। कोई भी दुकान खोल सकता है। तो जो दुकान होगी उन दुकानों पर जाति, धर्म, मूल दुकान, सार्वजनिक भोजनालय,
सार्वजनिक भोजनालय सार्वजनिक भोजनालय, होटल और सार्वजनिक मनोरंजन के साधन, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान जो होते हैं, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर क्या नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं किया है, स्थानों पर भेदभाव नहीं किया है। देखो 15(1) में कहा गया है कि इन आधारों पर कौन भेदभाव नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, राज्य। 2 में कहा गया है नागरिक नहीं करेगा। अरे नागरिक कहाँ नहीं करेगा, तो देखो कहाँ नहीं करेगा, एक तो दुकानों में नहीं करेगा, सार्वजनिक भोजनालय जो रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं वहाँ पर ऐसे नहीं कह सकते तो इस जाति का, इस धर्म का, इस लिंग का है, तो वहाँ का ऐसे आपको वहाँ मतलब रोका नहीं जा सकता। होटल और जो सिनेमा हॉल वगैरह यहाँ पर भेदभाव नहीं करेगा। इसके अलावा 15(2) ख देखा हमने, 15(2) ख, तो 15(2) ख में हमने देखा कि 15(2) ख में है कि जो राज्य निधि से पूर्णतः यानी सरकार द्वारा पूरी तरह या अंशतः, कुछ अंश हो सकता है, राज्य निधि से पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित कोई कुआं है, तालाब है, स्नान घाट है, इस सड़क है, जो मार्ग वगैरह है, यहाँ पर भेदभाव नहीं करेगा। ये देखा, देखो फिर हमने 15(3) में देखा कि भैया 15(2) में क्या है, 15(2) ख देखा। इसमें देखा राज्य द्वारा, राज्य पूर्णतः ऐसे पूर्णतः या अंशतः राज्य द्वारा वित्त पोषित कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़कों आदि पर ऐसे नहीं कह सकता ये हमारी सड़क है, हमारे द्वार के सामने से जा रही है, हम आपको नहीं निकलने देंगे। अरे भैया ऐसा नहीं कर सकता। ये देखा। इसके बाद देखा हमने 15(3), क्या देखा, 15(3), इसमें देखा कि राज्य, देखो ये तो कह रहा है यहाँ नहीं कर सकता इन आधारों पर भेदभाव, पर देखो हमने 3 में कहा कि राज्य महिला व बच्चों के लिए क्या कर सकता है, बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, यानी महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है और कर भी रखा है। महिलाओं को आरक्षण दे रखा है, बच्चों को पोलियो की दवाई पिला रहे हैं, बच्चों को जो फूड सिक्योरिटी मिले, मतलब स्कूलों में खाना खिला रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, और महिलाओं को छुट्टियां दी जाती हैं, बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं इस तरीके से। इसके बाद हमने पढ़ा 15(4). 15 जो 4 था, इसमें था इसको पहले तो कब जोड़ा गया, तो इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। इसमें प्रावधान है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, राज्य सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े व SC ST को शिक्षण संस्थानों में क्या दिया गया था, आरक्षण दिया गया था, दोहराई राजन मद्रास वाले मामले के बाद। फिर इसके बाद इसमें हमने 15(5) देखा, उसमें क्या है, दोनों इसको 93वां संविधान संशोधन 2005 में लागू हुआ 6 में, इसके द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें जो हमारी अल्पसंख्यक वर्गों की संस्थाएं अनुच्छेद 30 के अंतर्गत, उनको इनसे बाहर रखा गया, इनमें आरक्षण नहीं दे सकते। इसके बाद हमने 15(6) बढ़ा, हमने देखा इसे 103वां संविधान संशोधन 2019 में जोड़ा गया है। इसमें जो 15(4) के और 5 के अंतर्गत,
यानी जो 15/4 में लाभ ले चुके हैं, 15/16 में क्या लिख रहा है, देखो ध्यान देने योग्य, 15/6 में क्या लिख रहा है, 15/6 में लिख रहा है, 15/6 में के जो 15/4 और 5 के तहत जो लाभ ले चुके हैं इनको छोड़कर यानी इसमें ओबीसी ने लाभ ले लिया, एससी ने ले लिया, एसटी ने ले लिया, तो इसके अलावा बचे कौन, सामान्य वर्ग की यानी उच्च जातियां बची, तो इनको छोड़ करके उनको आर्थिक आधार पर 10% से अधिक आरक्षण नहीं होगा, तो अधिकतम आरक्षण कितना होगा, 10% आरक्षण इनको भी कहाँ दिया गया है, शिक्षण संस्थानों में दिया गया है, प्रवेश में दिया गया है, किस में दिया गया है, प्रवेश में, एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं उनमें प्रवेश में आरक्षण दिया गया है। इस तरीके से हमारा यह अनुच्छेद हुआ क्या, कंप्लीट। इसके बाद हम अनुच्छेद पढ़ेंगे 16। कौन सा पढ़ेंगे साहब, 16 में क्या देखते हैं, देखो साहब अनुच्छेद 16 क्या कहता है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि 16 क्या कहता है। देखो अनुच्छेद 16 इसमें क्या लिख रहा है, नौकरियों में अवसर की समानता। जो अनुच्छेद 16 में लिख रहा है, नौकरियों में, राज्य की नौकरियों में अवसर की समानता, यानी जो राज्य की नौकरियां होंगी उसमें सभी के लिए क्या होगी, समानता होगी, अवसर की समानता होगी। अनुच्छेद 16 में ये है, यानी अवसर की समानता कौन से अनुच्छेद में, 16 में। अब देखो जो 16 है वो एक 16(1) देखते हैं, तो अनुच्छेद 16(1) ये क्या कहता है, राज्य, देखो इसमें क्या लिखा है, राज्य अपनी नौकरियों में या पदों में नियुक्ति और पदोन्नति में क्या देगा, नियोजन और नियुक्ति, दो चीजें। देखो नियोजन और इसका दूसरा नाम है नियुक्ति। दूसरा वर्ड है कि राज्य नियोजन और नियुक्ति में सभी को क्या देगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सभी को समान रूप से अवसर देगा। तो नियोजन का मतलब प्लानिंग नहीं है, नियोजन का मतलब है एम्प्लॉयमेंट, यानी नौकरी है। जो नियोजन, जो प्लानिंग समझ रहे हैं योजना आयोग वाला, उसे बोलेंगे योजना। तो यहाँ नियोजन का मतलब क्या है, नौकरी। और देखो ये तो नौकरी होगी, जैसे यूपीएससी, आरपीएससी, टीचर वगैरह की। अब नियुक्ति क्या होता है, जैसे आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की जा रही है, पीएम की नियुक्ति की जा रही है, बहुत सारे जो पद होते हैं उनमें क्या है, सचिव वगैरह की नियुक्ति की जाती है। तो ये तो हो गई नियुक्ति और ये हो गई नियोजन। तो क्या है, राज्य नौकरियों व नियुक्ति में राज्य अपनी नौकरियों व नियुक्ति में सभी को समान अवसर देगा, प्रदान करेगा, अवसर देगा, अर्थात भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये है 15(1). देखो 16(1), सॉरी मेरा भावनाओं को समझना। 16(2) क्या कहता है, 16(2) क्या कहता है उसको समझना है हमें। 16(2) में
आधार बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? आधार। तो देखो 16 में 2 में क्या है? आधार। और उधर हमारा जो अनुच्छेद था कौन सा? 15, उसमें 15 में आधार थे। जो अनुच्छेद मूल था उसमें 15 में कितने आधार थे? इसमें 5 आधार थे। कितने आधार? 5। कितने? 5। कौन कौन से? देखो, नंबर 1 धर्म था, नंबर 2 मूल वंश था, और नंबर 3 जाति, नंबर 4 लिंग, नंबर 5 जन्म स्थान। जन्म स्थान, ये 5 आधार थे। यहां क्या है? यहां कितने हैं? 7 आधार है। कितने हैं? ध्यान देने योग्य बात है, अनुच्छेद 16(2) में आधार दिए गए हैं कि कितने आधार हैं। वो कितने हैं? तो देखो, राज्य, केवल वर्ड दे रखा है, केवल धर्म, मूल वंश, 4-5 तो 2-4-5 आधार तो यही है। 2 और है इसमें एक्स्ट्रा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग। अब देखो लिंग, इसके बाद जो इसमें वर्ड है उद्भव, उद्भव के बाद एक ये बचा हुआ गया उद्भव, जन्म स्थान तथा निवास के आधार पर, रेजिडेंसी, निवास के आधार पर नौकरियों व नियुक्ति में कोई भेदभाव नहीं करेगा। देखो साहब, अनुच्छेद 16(2) में, अनुच्छेद 16(2) में क्या बनाए गए हैं? आधार बताए गए हैं। क्या बताए गए हैं? आधार। और इसमें देखो कितने आधार हैं? तो 7 हैं। पहला है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान तथा निवास। तो 1 2 3 4 5 6 7। देखो ये 5 तो ये वाले हैं। अब बड़े कौन से? एक तो इसमें बढ़ गया उद्भव और दूसरा बढ़ेगा निवास। कितना क्या बढ़ेगा? निवास। तो इनको देखो, मैं कह रहा हूं कि सीक्वेंस में पूछा गया सवाल है। कैसे पूछा गया है? क्रम में, मतलब पूछा है इनका क्रम कैसे। तो अब की बार इनका पूछा है 5 का, ठीक है। तो अब की बार इनका पूछ सकता है। तो इनको जो अनुच्छेद 16 में आधारों को क्रम से कैसे रखना है? देखो 5 ये हैं, तो इनको पहले 4 लिखो उस क्रम से कितने लिखने हैं? 4। धर्म, नंबर 2 मूल वंश, और नंबर 3 जाति। ये 3 लिख लिए ना। अब जाति के बाद लिखो नंबर 4 क्या? लिंग ये 4 तो ये लिख लो। अब इसके बाद जो अनुच्छेद 16 में एक्स्ट्रा कौन सा आएगा? यहाँ पे एक बीच में आएगा उद्भव, और नंबर 6 पे आ जाएगा फिर अपना ये वाला, यानी एक बीच में उद्भव आ गया है, और फिर निवास बाद में, जन्म स्थान, और 7 नंबर निवास। तो इनका क्रम कैसे रखेंगे साहब? इनका क्रम याद रखेंगे कि इसमें 5 हैं, अनुच्छेद 16 में कितने हैं? 7 हैं, कितने आधार हैं? 7। अब 5 ये हैं, 2 कौन से बढ़े? एक तो उद्भव बढ़ गया और एक निवास बढ़ गया। परंतु इसको क्रम से कैसे रखना है कि भैया 4 तो पहले क्रम से 15 वाले हैं, एक उद्भव आ गया बीच में, फिर 5वां जो 15 वाला है जन्म स्थान, और उसके बाद रेजिडेंसी, निवास। इस तरीके से आपको इसको क्या रखना है? क्रम से याद रखना है। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। क्लियर हुआ? इस तरीके से हमने अनुच्छेद देखा, कौन सा साहब? 16। कौन सा देखा? 16 देखा। इस तरीके के बाद अगर हम बात करें
तो यानी अनुच्छेद 16(2) में राज्य को 7 आधार बताए गए कि आप 7 आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ नौकरियों में इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकते। कौन सा अनुच्छेद है? 16(2). अब देखो, हम देखते हैं 16(3). कौन सा? 16(3) क्या कहता है? 16(3) कहता है कि राज्य चाहे तो अब देखो, कोई राज्य है और उस राज्य में उनकी जो सरकारी भर्ती हैं, नौकरी हैं, उनमें क्या नहीं है? पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। क्या नहीं है? पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो राज्य संविधान में क्या करके, संशोधन करके उस राज्य के लिए निवास की योग्यता अनिवार्य कर सकता है। जैसे अभी हमारे राजस्थान में भर्ती निकलेंगी, तो उस भर्ती में हमारी सरकार ये चाहे कि इसमें ये प्रावधान कर लें कि इसमें केवल राजस्थान के जो निवासी हैं वो ही इसमें एग्जाम दे पाएंगे। किसी भर्ती को आरक्षित कर दें कि इसमें राजस्थान के दे पाएंगे। तो देखो, इसके लिए प्रावधान कैसे करना पड़ेगा? इसके लिए जो सब कानून बनाएगी वो संसद बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। इसमें राज्य विधानमंडल कुछ नहीं कर सकता, केवल सिफारिश कर सकता है। तो इसमें कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। कौन बनाएगी साहब? संसद। तो देखो साहब, इसमें क्या कहा गया है? संसद कानून बनाकर किसी राज्य में उसकी नौकरियों में निवास को अनिवार्य कर सकती है। परंतु इसके लिए कानून कौन बनाएगा? इसके लिए कानून बनाएगा वो संसद बनाएगी। कौन बनाएगी साहब? संसद। यानी संसद कानून बना करके ये प्रावधान कर सकती है। कौन सा प्रावधान? ये प्रावधान कर सकती है कि अगर किसी राज्य की कोई वैकेंसी है तो उसके लिए केवल वहीं के निवासी एग्जाम दे सकते हैं, यानी निवास की योग्यता को अनिवार्य कर सकती है। क्लियर हुआ? ये हुआ हमारा 3। ठीक है। अब जैसे अगर मैं पूछूं कि अभी हाल ही में इससे संबंधित कौन सा कानून बना है, किस राज्य में किया गया है, तो देखो साहब, हमारा जो संविधान संशोधन 98वां संविधान संशोधन, हाल ही में 98वां संविधान संशोधन 2012 में हमारा एक अनुच्छेद है 371। इसमें क्या है? राज्यों को विशेष अधिकार प्राप्त है। क्या प्राप्त है? विशेष अधिकार प्राप्त है। क्या प्राप्त है? विशेष अधिकार प्राप्त है। तो यानी 3 के जो अनुच्छेद 16(3) कहता है कि किसी राज्य में क्या कर सकती है? निवास की योग्यता को अनिवार्य कर सकती है। तो 98वें संविधान संशोधन के द्वारा यही तो किया गया। यानी राष्ट्रपति ने जो हैदराबाद कर्नाटक में क्या किया है कि वहाँ का जो राज्यपाल है, वहाँ पर एक जगह कर्नाटक हैदराबाद रीजन क्षेत्र है, उसके लिए वहाँ के नागरिकों के लिए क्या कर सकता है? निवास की योग्यता को वहाँ के लोगों के लिए एग्जाम दे सकता है। तो वहाँ पर प्रावधान किया गया। अरे दोबारा समझना भाई, ये अनुच्छेद 16(3) कहता है कि संसद कानून बनाकर किसी राज्य में वहां की नौकरियों में निवास की योग्यता को क्या कर सकती है? अनिवार्य कर सकती है। क्या कर सकती है साहब? अनिवार्य कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्तों, क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर केवल उसी राज्य के नागरिक एग्जाम दे सकते हैं। तो इसके लिए संसद ने क्या किया है? देखो, 98वें संविधान संशोधन के द्वारा
अपने संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा 371 जे। और इसमें क्या प्रावधान किया गया है? इसमें प्रावधान यही वाला प्रावधान किया गया है क्या कि यहाँ की वैकेंसियों में कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कौन सा है साहब? कर्नाटक के लिए प्रावधान किया गया है। कर्नाटक क्या प्रावधान किया गया है कि कर्नाटक हैदराबाद रीजन क्षेत्र के लिए राज्यपाल निवास की योग्यता अनिवार्य कर सकता है। और यही सेम टू प्रावधान जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसके लिए किए गए। किसके लिए किए गए? 271 डी में आंध्र प्रदेश के लिए। देखो सेम टू सेम प्रावधान आंध्र प्रदेश के लिए। तो 371 डी किसके लिए किए गए? आंध्र प्रदेश को। ये वहां का राज्यपाल कर सकता है कि वहां की वैकेंसियों में केवल वहां के लोग क्या देंगे? एग्जाम। तो इसको यहां पर किया गया है। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 16(4) जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है इसमें? देखते हैं सब। देखो साहब 16(4) कहता है कि राज्य को लगता है कि किसी वर्ग का, राज्य को अगर ऐसा लगता है कि उसकी नौकरियों में किसी वर्ग विशेष का, पिछड़े वर्गों का कोई पिछड़ा वर्ग है और उसका नौकरियों में क्या नहीं है? पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ये किसको लगता है? राज्य को लगता है। देखो ना तो यहाँ सामाजिक वर्ड है, ना आर्थिक वर्ड है, ना एजुकेशनल वर्ड है। जो हमारे 15 अनुच्छेद पढ़ा था 15(4) क्या पढ़ा था? 15(4) पढ़ा था। इसमें प्रावधान था कि सामाजिक और शैक्षणिक, और तीसरा था एससी और एसटी, इनको राज्य क्या दे सकता है? शिक्षण संस्थानों में। इसको बाद में जोड़ा गया। पहली बात तो इसे कब जोड़ा गया? बाद में जोड़ा गया। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण दे सकता है। परंतु जो हमारा 16 अनुच्छेद है 16(4) ये क्या है? देखो 15(5) को तो जोड़ा, 15(4) को तो जोड़ा, ये मूल संविधान में था नहीं, इसको जोड़ा प्रथम संविधान संशोधन 1951। ये तो मूल संविधान का क्या है? अनुच्छेद है। तो इसमें क्या प्रावधान है? इसमें प्रावधान है कि राज्य की किसी सेवा में, राज्य की राय में उनकी नौकरियों में पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी वो पर्याप्त नहीं है, राज्य को ऐसा लगता है। तो क्या है? राज्य की राय में, राज्य के विचार में, राज्य की राय में, राय मतलब विचार में, उसको लगना चाहिए विचार में पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है या आरक्षण दे सकता है। तो वह उनके लिए नौकरियों में मतलब अगर नौकरियों में आरक्षण दे सकता है, नौकरियों में आरक्षण
दे सकता है, आरक्षण दे सकता है। यानी ये कहा गया है कि राज्य को लगता है कि उसके इसमें राय में, उन नौकरियों में किसी वर्ग, पिछड़े वर्गों का क्या नहीं है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, क्या नहीं है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो उनके लिए वो क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है। अब देखो कौन से वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए। कौन से वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए। अब देखो दोस्तों किन की बात हो रही है, पिछड़े वर्गों की बात हो रही है। तो अब पता कैसे लगे पिछड़े वर्ग कौन है, पता कैसे लगे, तो इसके पते के लिए हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है 340। क्या है, 340, अनुच्छेद 340। ये कहता है, राष्ट्रपति को अधिकार देता है, ये कहता है कि पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए राष्ट्रपति क्या करेगा, एक आयोग का गठन करेगा। तो जो अनुच्छेद है 340, ये किसको अधिकार देता है, तो ये कि राष्ट्रपति को अधिकार देता है, यह राष्ट्रपति को पिछड़ा वर्ग गठित करने की शक्ति देता है, गठित करने की शक्ति देता है, शक्ति देता है। क्या देता है, पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की क्या देता है साहब, शक्ति देता है। अब देखो राष्ट्रपति ने कब कब आयोग गठित किया है, तो सबसे पहली बार कौन सा आयोग गठित किया, पहली बार काका कालेकर आयोग का गठन किया, आयोग 1953 में। गठन कब किया, गठन किया 1953 में। इसने रिपोर्ट कब दी, तो पिछड़े वर्गों से संबंधित कौन सा आयोग, पहला काका कालेकर आयोग, इसने रिपोर्ट दी साहब कब, 1955 में। इसकी रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया, क्या नहीं किया गया, इसकी रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया। अब देखो बाद में मोरारजी देसाई सरकार में देखो दूसरा आयोग कब बना, दूसरा आयोग बीपी मंडल, ये अलग बीपी मंडल है, विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं, ये तो हमारे प्रधानमंत्री रहे थे, ये है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल आयोग। तो कब हुआ गठन, तो गठन हुआ उसका, इसने 1 जनवरी 1979 से कार्य करना शुरू किया था, 1 जनवरी 1979 से। उस समय पीएम कौन थे जिन्होंने गठन किया, पीएम मोरारजी देसाई। इसने रिपोर्ट कब दी, रिपोर्ट इन्होंने 1 साल बाद दे दी, रिपोर्ट 1980 में। क्या दे दी, रिपोर्ट 1980 में। और बीपी मंडल ने क्या रिपोर्ट दी, इसको देखते हैं। तो देखो रिपोर्ट दी 1980 में। इसने कहा रिपोर्ट में, यानी मंडल इसे मंडल कमीशन या बीपी मंडल आयोग की रिपोर्ट, तो इस रिपोर्ट में इसने पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की। क्या की, सिफारिश की। देखो साहब इन्होंने ओबीसी के लिए कितने % आरक्षण की सिफारिश की साहब, 27% आरक्षण की सिफारिश की। परंतु देखो, परंतु क्या हुआ, इस आरक्षण को 80 में रिपोर्ट दे दी इसने, और 10 साल तक किसी ने कोई ध्यान
नहीं दिया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में 1990 में देखो अचानक क्या था, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये बीपी मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार ने 1990 में उसकी सरकार गिरने वाली थी, उसने अचानक निर्णय लिया और उसने गेम खेला कि मैं ओबीसी को क्या देता हूँ 10%, सॉरी 27%। रिपोर्ट पहले से पड़ी थी, किसी सरकार ने इसको हाथ नहीं लगाया, ध्यान नहीं दिया, तो अचानक इन्होंने घोषणा कर दी और इस रिपोर्ट को क्या कर दिया, लागू कर दिया। तो मंडल आयोग सिफारिश के आधार पर बीपी सिंह सरकार ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह ये अलग है, बीपी सिंह सरकार ने 1990 में ओबीसी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी के लिए केंद्र की नौकरियों में 27% आरक्षण दिया। अब इन्होंने कितने परसेंट आरक्षण दे दिया, इन्होंने दे दिया साहब कितने परसेंट, इन्होंने दिया जो आरक्षण था वो था 27%। अब बाद में क्या हुआ, एक साल बाद 1991 में नरसिंह राव सरकार बनी। कौन सी? नरसिंह राव सरकार ने 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों को दिया। आधार क्या था? आर्थिक रूप से पिछड़ा। तो इन्होंने ओबीसी के लिए दे दिया, वो उन्होंने जनरल के लिए दे दिया। तो देखो अगला पॉइंट इसमें नंबर 1, नंबर 2, 1991 में प्रधानमंत्री नरसिंह राव सरकार ने बाद में 1991 में नरसिंह राव सरकार ने सामान्य वर्ग में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े आर्थिक रूप से कमजोर, पहले भी आरक्षण दिया है, अभी नहीं दिया है, कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया, 10% आरक्षण दिया। अब देखो कितने परसेंट आरक्षण दिया? 10% आरक्षण दिया। जो आरक्षण दिया था इसे इंदिरा साहनीवाद में, किसमें? इंदिरा साहनीवाद में 1992 में मंडल आयोग को, यानी जो दोनों ने 27% ओबीसी को और 10% जनरल वालों को जो आरक्षण दिया था, इसे देखो हमारे यहाँ कोई भी सरकार कोई कदम उठाती है तो न्यायालय में उसे पहुंचाया जाता है, न्यायालय उसकी समीक्षा करता है सही है या गलत है। तो जो आरक्षण दिया था कितने? 27% ओबीसी को और 10% जनरल वालों को। तो 1992 में इंदिरा साहनीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई की और इसके बहुत सारे निर्णय दिए। तो अब तक का जो आरक्षण से संबंधित मामला है वो इंदिरा साहनी, या इसे दूसरा नाम दिया जाता है मंडल कमीशन। क्या नाम दिया जाता है? मंडल मामला। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भैया, आपने जो ओबीसी को आरक्षण दिया है
वो सही है, परंतु जो आपने जनरल को आरक्षण दिया है ये संवैधानिक आरक्षण नहीं है, इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया कि इन्होंने कहा कि संविधान में आर्थिक कोई शब्द ही नहीं, यानी आर्थिक आधार पर हम आरक्षण नहीं दे सकते, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। और इसको सबको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।